Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, बाल मास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं दीपक सिंह राजपूत। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मूल्यांकन के आगे के प्रश्नों की। इसके पिछले भाग में हम बात कर चुके थे 40 प्रश्नों की। इसमें हम बात करेंगे आज लगभग 44 प्रश्नों की। जो भी साथी चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि साक्षात्कार को किस श्रेणी में रखा गया है। क्या प्रश्न है कि साक्षात्कार को किस श्रेणी में रखा गया है? परीक्षण, प्रक्षेपण, वार्तालाप या इनमें से कोई नहीं। साथियों, यदि हम परीक्षण की बात करें कि इसका अर्थ क्या है, तो वह प्राथमिक सामग्री के संग्रहण की प्रत्यक्ष विधि है। परीक्षण क्या है? प्राथमिक सामग्री के संग्रहण की एक प्रत्यक्ष विधि है। और प्रक्षेपण को आपको पता ही है कि अचेतन मन को जानने की विधि है ना। और वार्तालाप आपको बातचीत या इनमें से कोई नहीं। तो साक्षात्कार को हम साथियों परीक्षण श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं? परीक्षण श्रेणी में रखते हैं। तो 41 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? परीक्षण। दूसरा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? कौन सा कार्य करना चाहिए? पहला है छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। दूसरा है छात्रों के बीच तुलना करना। तीसरा, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना। चौथा है शिक्षार्थियों को मंद, कमज़ोर, बुद्धिमान आदि के रूप में बांटना। साथियों, छात्रों के बीच तुलना करने से क्या होता है कि उनमें लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं कि तुलना की वो उसका लड़का बहुत अच्छा है तो उसकी जैसे क्यों नहीं बन जाती है ना। नकारात्मक बयान, किसी के बारे में गलत टिप्पणी नहीं कर सकते आप। और तुम बुद्धिमान हो, कोई कमज़ोर है, कोई मंद है, ऐसा में आप नहीं बांट सकते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा विकल्प है वो यह है कि छात्रों को पुष्टि, क्या कहते हैं, फीडबैक को क्या कहते हैं आप? पुष्टि कहते हैं। तो छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे अच्छे ढंग से कार्य कर सकें। तो एक शिक्षक को यह कार्य करना चाहिए। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? पहला विकल्प कि छात्रों को पुष्टि प्रदान करना, फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। 43वां क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? क्या है? असत्य है। पहला है सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। दूसरा विकल्प है व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। तीसरा है इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। चौथा है इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो साथ हमको असत्य देखना है। तो इसमें जो हमारा असत्य होगा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प कि इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। साथ ही जो मूल्यांकन अंकों में होता है जहाँ, वो कहाँ होता है? मापन में होता है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा कि इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। क्योंकि ये गलत है, क्योंकि जो अंकों का मूल्यांकन होता है जिसमें हम अंक प्रदान करते हैं वो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? पहला है निरीक्षण। दूसरा विकल्प प्रश्नावली। तीसरा है जांच सूची। नीचे साथियों कोड दिए गए हैं, आपको इनमें से देखना है केवल एक निरीक्षण सही है या केवल दूसरा प्रश्नावली या केवल तीसरा जांच सूची या चौथा ए सभी। तो इसके साथ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा वो क्या हो जाएगा? ए सभी, यानी विकल्प नंबर चौथा। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपकरण या साधन है वो कौन है? तीनों हैं, प्रश्नावली, निरीक्षण और जांच सूची। ठीक है, सूत्र हो जाएगा हमारा ए सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45। ये 45 क्वेश्चन है कि अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का या के मानदंड हैं
पहला विकल्प है कि ये युक्ति संगत होते हैं, दूसरा है ये विश्वसनीय होते हैं, तीसरा है ये तुलनीय होते हैं और चौथा है ये सभी। तो साथियों जो अधिगम का अच्छे मूल्यांकन है वो कैसे होना चाहिए, यह मानदंड है युक्ति संगत हो, विश्वसनीय हो, तुलनीय हो। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो है ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46वां कि पारंपरिक ब्रह्मा परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है। क्या है विकल्प कि पारंपरिक ब्रह्मा परीक्षा की वर्तमान समय में आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है। पहला विकल्प है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, दूसरा है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है, तीसरा है क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। उपरोक्त सभी क्या है क्वेश्चन कि पारंपरिक यानी जो पहले परीक्षाएं होती आ रही हैं उनकी तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है। तो साथियों इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, उपरोक्त सभी। विकल्प नंबर चौथा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। क्या ध्यान रखना है, नहीं किया जाता है। पहला विकल्प है इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्यापक वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, तो ये भी सही है। दूसरा है इसमें परीक्षा की प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। तीसरा है इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, यह भी सही बात है। तीसरा है चौथा है मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है, यह भी सही है। तो हमारा जो गलत आंसर है साथियों, जो नहीं है इसमें अंतर्गत नहीं आता है, वो है क्या, दूसरा कि इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो यह कार्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं किया जाता। हमारा सेकंड उत्तर हो जाएगा कौन सा, विकल्प नंबर दूसरा। नेक्स्ट है 48वां कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। पहला विकल्प है छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल का, यह सही है, इसका किया जाना चाहिए। दूसरा है छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता के स्तर, यह भी सही है। तीसरा है छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और चौथा है छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति की। तो साथियों जो मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए वो नहीं किया चाहिए किसका, छात्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा या जो जिसका मूल्यांकन सतत एवं व्यापक में नहीं आता है वो है तीसरा विकल्प, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। पहला विकल्प है प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। दूसरा विकल्प है बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना। तीसरा है शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। चौथा है बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। तो साथ ही जो कार्य नहीं करना चाहिए किसको, एक शिक्षक को मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान, तो वो नहीं करना चाहिए क्या, कि तुलना करना, बच्चों को कई भागों में बांट के उनके बीच तुलना करना, यह काम नहीं करना चाहिए। जहाँ भी तुलना करने वाली बात आती है साथियों वो विकल्प गलत हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर तीसरा कि शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में बांटकर उनके बीच तुलना करना चाहिए, यह गलत है। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। पहला है विकल्प जांच सूची, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है निरीक्षण और चौथा है साक्षात्कार। तो साथियों जो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, जांच सूची। ठीक है, तो किस में करता है सूचना एकत्र करके आधार पर मूल्यांकन, तो वो करता है जांच सूची में। नेक्स्ट है हमारा
मूल्यांकन द्वारा पता चलता है किसका, छात्रों के मानसिक विकास का। दूसरा है छात्रों की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का। तीसरा है छात्रों की सामाजिक विकास का। चौथा है छात्रों की सोच का। तो साथियों इस समय जो पता चलता है वो होता है किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में। तो मूल्यांकन द्वारा जो पता चलता है वो चलता है छात्रों की शैक्षिक स्थिति तथा उनकी प्रगति का, कि उन्होंने कितना सीखा है, उन्होंने अधिगम का स्तर कितना प्राप्त किया है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति हुई है कि नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का। नेक्स्ट है मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है। पहला विकल्प है छात्र अपनी कमियों को जान जाते हैं। दूसरा है छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं। तीसरा है छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। चौथा है उपरोक्त सभी लाभ प्राप्त करते हैं। तो साथियों मूल्यांकन के द्वारा ये तीनों लाभ प्राप्त होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा, कि उपरोक्त सभी लाभ प्राप्त होते हैं। क्या, छात्रों को अपनी कमियों का पता चलता है कि उनको किस क्षेत्र में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हमें इस बच्चे से आगे निकलना है। छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आंतरिक मूल्यांकन क्या है। पहला शिक्षा परिषद द्वारा मूल्यांकन। दूसरा अध्ययनरत विद्यालय के अध्यापक द्वारा मूल्यांकन। तीसरा छात्रों द्वारा स्वयं मूल्यांकन। चौथा है अध्यापकों के शिक्षण का मूल्यांकन। तो साथियों जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, कि अध्ययनरत विद्यालय के अध्यापक द्वारा मूल्यांकन क्या है, आंतरिक मूल्यांकन है। ठीक है। नेक्स्ट है दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि बालकों का ध्यान केंद्रित करने में। दूसरा है बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। तीसरा है कक्षा को अधिकाधिक तंग करने में। चौथा है शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। तो साथियों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि दैनिक मूल्यांकन लाभदायक क्यों है, तो वह बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। आप यदि हर दिन मूल्यांकन करोगे तो बालक ने उस समय क्या सीखा, तो इसका पता लगाने के लिए, तत्काल पता लगाने के लिए आप क्या करते हो, दैनिक मूल्यांकन करते हो, इसलिए लाभदायक है। तो हमारा सही उत्तर होगा कि बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का मापन करते हैं। पहला विकल्प है साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा। दूसरा है छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा। तीसरा है लिखित परीक्षा द्वारा। चौथा है मौखिक परीक्षा द्वारा। तो साथियों मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का जो हम मापन करते हैं वो करते हैं साक्षात्कार, इंटरव्यू और अवलोकन के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, पहला विकल्प। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यवहार के तीनों पक्ष कौन कौन, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है। तो तीनों पक्ष को शामिल करती है। विशेषता कौन सी विशेषता नहीं है, इस पर ध्यान रखना है। तो पहला विकल्प क्या है, यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यवहार के तीनों पक्षों को शामिल करती है। दूसरा है यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ती है। तीसरा है यह कार्य पूरा होने के बाद किया जाता है। चौथा है यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो कि शिक्षक तथा शिष्य दोनों की ज़रूरत को पूरा करती है। तो साथियों जो विशेषता नहीं है वो क्या है, कि यह कार्य पूरा होने के बाद किया जाता है, यह मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, यह कार्य होने के बाद किया जाता है, यह मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन सहायक है किसमें, संचयी अभिलेख तैयार करने में। क्या, संचयी अभिलेख तैयार करने में। दूसरा है अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में। क्या है, दूसरा अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में। तीसरा विकल्प है अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में। क्या है तीसरा विकल्प, अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में। और चौथा विकल्प है हमारा उपरोक्त सभी। तो साथियों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि मूल्यांकन सहायक है उपरोक्त सभी में। किसमें, संचयी अभिलेख तैयार करने में। दूसरा है अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में। तीसरा अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में मूल्यांकन सहायक है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा। नेक्स्ट है मूल्यांकन किस प्रकार से अध्यापकों के लिए उपयोगी है। पहला विकल्प है यह क्रिया
अनुसंधानों के लिए नए रास्ते खोलता है। दूसरा है अध्यापक दूसरा अध्यापक अपने छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है। तीसरा है अध्यापक अपने छात्रों को तुरंत पुष्टि पोषण फीडबैक दे सकता है। चौथा उपरोक्त सभी। तो सत्य मूल्यांकन अध्यापक के लिए उपयोगी है वो है सभी रूप में कि क्रिया अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोलता है, ऐसा ही है। दूसरा अध्यापक अपने छात्रों को कई श्रेणियों में बांट सकता है, यह भी सही है। अध्यापक अपने छात्रों को तुरंत पुष्टि पोषण फीडबैक दे सकता है, यह भी सही है। तो अध्यापक के लिए मूल्यांकन सभी दृष्टि से उपयोगी है। तो हमारा से उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मूल्यांकन करते समय आप क्या काम करेंगे? प्रिय छात्रों को अधिक अंक देंगे, यह तो पहले गलत हो जाएगा। मूल्यांकन निष्पक्ष करेंगे। तीसरा मजबूरी बस पास वाले छात्रों को अच्छे अंक देंगे, यह भी गलत हो जाएगा। और जब ये गलत हो जाएगा तो उपरोक्त सभी पहले ही गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर बचेगा वो क्या है कि मूल्यांकन करते समय आप मूल्यांकन निष्पक्ष करेंगे, है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे कोई भी शिष्य हो, है ना, कोई भी विद्यार्थी हो। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर दूसरा। नेक्स्ट है शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि हम पाठ्यक्रम को बार बार दोहराएं। दूसरा है गृह कार्य दिया जाए। तीसरा है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, क्या प्रोत्साहित किया जाए। चौथा है छात्रों का मूल्यांकन और समस्या समाधान साथ साथ किया जाए। तो हमारा साथियों जिसका सही उत्तर है कि शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि हम छात्रों का मूल्यांकन और समस्या समाधान साथ साथ किया जाए। हमारा तीसरा उत्तर भी साथियों सही हो सकता था तीसरा, लेकिन जो इससे भी अच्छा उत्तर क्या है वो है कि छात्रों का मूल्यांकन और समस्या समाधान साथ साथ किया जाए। इसके लिए हमें शिक्षण को बेहतर बनाना आवश्यक है। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन का कार्य क्या है? पहला शिष्यों व अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना। दूसरा छात्र तथा अध्यापकों को कठिन मेहनत के लिए अभिप्रेरित करना। तीसरा है छात्रों को विशेषज्ञता स्तर तक पहुंचाना। चौथा है उपरोक्त सभी। तो साथियों जो सतत मूल्यांकन का कार्य है वो तीनों हैं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन आंकड़ों की अर्थपूर्ण व्याख्या के लिए विश्लेषण के मुख्य सोपान बताइए। पहला विकल्प है आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीकरण। दूसरा है समंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण। तीसरा है त्रुटियों का विश्लेषण। चौथा है ग्राफीय विश्लेषण और निरूपण। पांचवा है मानकों और मानदंडों का उपयोग। अब नीचे साथियों कूट दिए गए हैं, अब इनको आप क्रम से लगाना है, क्या इन सोपानों को आपको क्रम से बताना है। तो पहला है 1 4 2 5 3 यानी आंकड़ों का वर्गीकरण पहला। चौथा ग्राफीय विश्लेषण और निरूपण। दूसरा समंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण। पांचवा मानकों और मानदंडों का उपयोग। तीसरा त्रुटियों का विश्लेषण। तो साथ ही यह गलत है, जो हमारा इसका सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर दूसरा कि पहले आएगा आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीकरण। दूसरा आएगा आपका समंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण। और फिर आएगा आपका चौथा विकल्प यानी तीसरी नंबर आ जाएगा ग्राफीय विश्लेषण और निरूपण। और जो चौथी आएगा वो आएगा आपका पांचवा, और सबसे लास्ट में आएगा वो आएगा तीसरा यानी विश्लेषण वाला। तो जो सही उत्तर है, जो मुख्य सोपान है सही वाला, वो है ये हमारा दूसरा विकल्प। ठीक है। 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। नेक्स्ट साथियों विद्यालय आधारित मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला है आकलन बहुत किफ़ायती यानी मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी यानी साथियों कम से कम खर्च हो पैसा हमारा। दूसरा है बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। चौथा है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो साथियों मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है विद्यालय आधारित आकलन? तो वो है हमारा विकल्प नंबर दूसरे पर कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को अच्छे से जानते हैं। इस सिद्धांत पर विद्यालय आधारित मूल्यांकन आधारित होता है। सही बात है साथियों, कोई भी शिक्षक है वो अच्छे से जानता है कि हमारे विद्यार्थियों की क्षमता क्या है, वो कितना जानता है, क्योंकि वो उनको नियमित पढ़ाता है और उनके बीच वो
मौजूद रहता है तो जो सबसे अच्छा जानेगा वो कौन जानेगा, एक शिक्षक ही जान पाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रश्नों का एक समूह, क्या है, प्रश्नावली प्रश्नों का एक समूह जो उत्तरदाता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है प्रश्नावली प्रमाणीकृत साक्षात्कार का लिखित रूप है। साक्षात्कार में प्रश्न मौखिक रूप से क्रम से पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक या केवल दो या एक और दो दोनों या ना तो एक और ना ही दो। तो हमारा सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर तीसरा, एक और दो दोनों सही है। यानी प्रश्नावली प्रश्नों का एक समूह है, सही बात है, जो उत्तरदाता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। प्रश्नावली प्रमाणीकृत साक्षात्कार का लिखित रूप है। साक्षात्कार में प्रश्न मौखिक रूप से क्रम से पूछे जाते हैं, ये भी सही है। साथियों, प्रश्नावली को आपको पता है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में विलियम वुडवर्थ, कौन है, वुडवर्थ इसको पहले लाए थे। कौन लाए थे, वुडवर्थ मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहले लाए थे। किसको, प्रश्नावली को। और प्रश्नावली क्या होता है, प्रश्नों का एक समूह होता है। और साक्षात्कार की बात करें तो इसमें प्रश्न लिखित रूप में होते हैं, यह भी सही बात है। और साथ ही लिखित रूप में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो दोनों बातें याद रखनी है। तो हमारा जो यहाँ से उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, एक और दो। यहाँ पे आपको याद रखना जो मैंने विलियम वुडवर्थ बोला है गलत है। यहाँ पे जो प्रश्नावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था किसने, आर.एस. वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो प्रयोग किया किसको, प्रश्नावली को, वो किया आर.एस. वुडवर्थ ने। कहीं कहीं आर.एस. वुडवर्थ लिखा रहेगा, कहीं कहीं सिर्फ वुडवर्थ लिखा मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नावली तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रश्नावली के साथ मुख्य पत्र अवश्य रूप से संलग्न करना चाहिए जिसमें प्रश्नावली को प्रशासित करने के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरा है प्रश्नावली में सम्मिलित प्रश्न आकार की दृष्टि से छोटे व बोधगम्य होने चाहिए। अब हमारा इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक या केवल दो या एक और दो या हमारा ना तो एक या ना ही दो। तो साथियों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। यानी प्रश्नावली के साथ साथ मुखपत्र अवश्य रूप से संलग्न रहना चाहिए जिसमें प्रश्नावली को प्रशासित करने के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए, यह सही बात है। दूसरा है प्रश्नावली में सम्मिलित प्रश्न आकार की दृष्टि से छोटे व समझ वाले होने चाहिए, है ना, तो यह भी सही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुसूचियां एक दूसरे से एक्सक्लूसिव होती हैं। दूसरा है साक्षात्कार को प्रामाणिक बनाने में अनुसूचियां सहायक नहीं होती हैं। अब इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या ना तो एक और ना ही दो। तो साथों हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। यह दोनों कैसे हैं, गलत हैं। अनुसूचियां एक दूसरे से एक्सक्लूसिव होती हैं, गलत हैं। दूसरा साक्षात्कार को प्रामाणिक बनाने में अनुसूचियां सहायक नहीं होती हैं, यह भी गलत है, सहायक होती हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा कि ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट है प्रश्नावली के संबंध में क्या सत्य है। पहला है मिश्रित प्रश्नावली में मुक्त प्रश्नावली व प्रतिबंधित प्रश्नावली शामिल नहीं है। दूसरा है प्रतिबंधित प्रश्नावली में विचार अनुसार उत्तर दिए जाते हैं। तीसरा है मुक्त प्रश्नावली में किसी एक उत्तर का चयन करना होता है। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि साथियों जो मुक्त प्रश्नावली होती है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम मनचाहे तरीके से उत्तर देते हैं। प्रतिबंधित में एक हमारा एरिया होता है कि हमें उसी से संबंधित उत्तर देना है, और है ना, ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें हमारा क्षेत्र निश्चित हो जाता है। और मुक्त में क्या होता है, आप उत्तर करने के लिए स्वतंत्र होते हो, चयन करने के लिए किसी एक का उत्तर का नहीं करना होता है। तो यह भी हमारा गलत है, इसलिए हमारा जो सत्य हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न करते समय साक्षात्कारता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी जो इंटरव्यू ले रहा है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि प्रश्न क्रमबद्ध हों। दूसरा प्रश्न सरल व स्पष्ट हो। तीसरा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। तो क्या ध्यान रखना होगा साथियों वहाँ पे, तो उसको केवल एक क्रमबद्ध हो, यह सही बात है। दूसरा यह भी सही बात है। तीसरा कि साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का उचित अवसर
प्रदान नहीं किया जाता है, यह गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, केवल 1 और 2। प्रश्न क्रमबद्ध हो और प्रश्न सरल और स्पष्ट हो। ठीक है, तो इन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन के विषय में जो उचित है वह क्या है। पहला कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है। तीसरा, शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो जो सही उत्तर हो जाएगा कि मूल्यांकन के विषय में जो उचित है वो है हमारा तीनों विकल्प। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षक के कार्य मूल्यांकन का प्रमुख आधार क्या है। परीक्षा परिणाम के आधार पर मूल्यांकन करना। दूसरा है समाज द्वारा मूल्यांकन करना। तीसरा है शिक्षक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। चौथा, विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा मूल्यांकन करना। क्वेश्चन क्या है, शिक्षक के कार्य मूल्यांकन का प्रमुख आधार है, तो वो है हमारा क्या, परीक्षा परिणाम के आधार पर मूल्यांकन करना। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला। नेक्स्ट है विद्यालय के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जांच हेतु आवश्यक क्या है। मूल्यांकन, दूसरा पर्यवेक्षण, तीसरा शिक्षण या चौथा उपरोक्त सभी। तो साथियों, जो पूर्ति की जांच हेतु जो आवश्यक है वो क्या है, वो है हमारा मूल्यांकन। क्या है, मूल्यांकन। विद्यालय के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जांच हेतु जो आवश्यक है वो क्या है, मूल्यांकन। आप इसको ध्यान में रखना, ये मोस्ट क्वेश्चन आपका भाई, उपरोक्त सभी मत लगा देना है ना। सही उत्तर हो जाएगा हमारा मूल्यांकन। नेक्स्ट है जवाहर योजना, जिसे सरकार बखूबी चला रही है, के प्रति लोगों की मनोवृत्ति जांचने का सबसे उत्तम एवं वैज्ञानिक तरीका क्या है कि उनका इंटरव्यू लिया जाए, या प्रश्नावली प्रश्न पूछे जाए, या प्रयोग किए जाए, या परीक्षण। तो साथियों, प्रश्नावली हमारा क्या है, सबसे उत्तम एवं वैज्ञानिक तरीका है कि योजना बखूबी चला रही है सरकार कि नहीं चला रही है। तो मनोवृत्ति जांचने का जो सही तरीका वो क्या है, प्रश्नावली। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब उसमें क्या है, सभी अध्यापक मूल्यांकन करें। दूसरा, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाएं। तीसरा है बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। चौथा, संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो। तो साथियों, हर कोई बता देगा इसका उत्तर कि बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, तभी वह व्यापक माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य है, पहला कि बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। दूसरा है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। तीसरा, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। चौथा है उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो साथियों, जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो क्या है कि उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का फीडबैक प्रदान करना मूल्यांकन का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा हमारा चौथा विकल्प का चौथा विकल्प क्या, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो हमारे साथ ही सबसे जो बेहतर विकल्प है वो क्या है, चौथा विकल्प है ना, सबसे बेहतर चौथा विकल्प है। नेक्स्ट है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा। दूसरा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तीसरा, गृह परीक्षा द्वारा। चौथा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो पता है आपको बच्चों का मूल्यांकन जो होना चाहिए वो होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ठीक है। तो विकल्प नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा नायक यानी उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है क्या कहलाता है। नैदानिक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन। तीसरा, प्लेसमेंट मूल्यांकन। चौथा, संकलित मूल्यांकन। तो साथियों, जो कक्षा नायक द्वारा जो प्रयुक्त मूल्यांकन का जो प्रकार है जिसको हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता। पहला, संचित अभिलेख। दूसरा, दत्त कार्य। तीसरा, अभिभावक शिक्षक बैठक। चौथा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड।
तो जो मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता वो हो सकता क्या, अभिभावक शिक्षक बैठक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता। तो विकल्प नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। पहला है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। दूसरा है अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड ना प्रदान करना। तीसरा ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों की समकक्ष प्राप्ति में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। और चौथा है अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो साथियों जो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य वो यह है कि समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर पहला। नेक्स्ट है बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें कब दी जानी चाहिए। कार्य समाप्त होने के पश्चात या कार्य करते समय सतत रूप से। तीसरा या कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि कार्य करते समय हमें सतत रूप से उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए किसकी, कि वो काम कैसे कर रहे हैं। तो बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें कार्य करते समय सतत रूप से यानी लगातार रूप से दी जानी चाहिए। तो विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का जो तरीका होना चाहिए वो क्या, कि लिखित परीक्षण के आधार पर। दूसरा मौखिक परीक्षण के आधार पर। तीसरा लिखित एवं मौखिक दोनों के आधार पर। या चौथा परीक्षण के आधार पर। तो साथियों जो कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए NCF 2005 के अनुसार जो मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए परीक्षण के आधार पर। किसके आधार पर, परीक्षण के आधार पर। नेक्स्ट है 81वां क्वेश्चन, खाली स्थान इसकी जगह क्या आएगा ध्यान रखना है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। पहला विकल्प है हमारा शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहने। दूसरा है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने। तीसरा है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहने। चौथा है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण करने में। तो साथियों जो हमारा परीक्षण लेने में, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर चौथा, कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेने के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर चौथा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 82वां क्वेश्चन, एक समाज वैज्ञानिक होने के नाते आप अवैध आंकड़ों के संग्रहण के लिए निम्नांकित में से किसे महत्वपूर्ण समझते हैं। पहला है सिर्फ प्रश्नावली को। दूसरा सिर्फ अनुसूची को। तीसरा प्रश्नावली एवं अनुसूची दोनों को। या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो महत्वपूर्ण है वो है दोनों हमारा प्रश्नावली एवं अनुसूची। तो विकल्प नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83वां क्वेश्चन, प्रश्नावली की मुख्य विशेषताओं में जो सही नहीं है वह क्या है, कि प्रश्नावली द्वारा गुणात्मक तथा परिमाणात्मक प्रदत्तों का संकलन किया जाता है। दूसरा प्रश्नावली में समुचित निर्देश होते हैं। तीसरा प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है और उनके उत्तर भी वस्तुनिष्ठ होते हैं। चौथा प्रश्नावली का प्रशासन तथा निर्माण अपेक्षाकृत सरल होता है। तो साथियों जो सही नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना, सही नहीं है वह क्या है कि प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है और उनके उत्तर भी वस्तुनिष्ठ होते हैं। यह प्रश्नावली की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। ठीक है, तो विकल्प नंबर तीसरा। नेक्स्ट है साक्षात्कार, जिसे हम आंग्ल भाषा में इंटरव्यू कहते हैं। इसकी उत्पत्ति इंटर हाई शब्द से हुई है। इंटर हाई किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का, जर्मन भाषा का या फ्रेंच भाषा का। तो जो आपको ध्यान रखना है कि 84 प्रश्न का उत्तर यानी साक्षात्कार जिसको हम आंग्ल भाषा में इंटरव्यू कहते हैं और जो इंटर हाई से बना है वह किस भाषा का शब्द इंटर हाई, यह है फ्रेंच भाषा का। किस भाषा का है, फ्रेंच भाषा का।
आपको यह भी याद रखना है कि जो साथियों जो पर्यावरण को जो हम एनवायरनमेंट कहते हैं, वो जो एनवायरनमेंट है वो भी किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। नेक्स्ट है अनुसूची के विषय में क्या सत्य नहीं है। पहला है अनुसूची समंक संकलन हेतु बहुलता से प्रयोग होने वाला एक मापक उपकरण है। दूसरा, साधारणतया अनुसूची की पूर्ति समंक संकलन करने वाला व्यक्ति स्वयं करता है। तीसरा, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए यह एक अविश्वसनीय उपकरण है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा हमारा? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या ए सभी। साथियों जो सत्य नहीं है, क्या ध्यान रखना है? सत्य नहीं है वो है हमारा विकल्प नंबर तीसरा, केवल 3, कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक अविश्वसनीय तरीका उपकरण है। तो ये कैसा साथियों? विश्वसनीय है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है? अविश्वसनीय। तो साथियों विश्वसनीय है, यहाँ लिखा है अविश्वसनीय, इसलिए गलत है। तो हमारा जो सत्य नहीं है वो है विकल्प नंबर तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मूल्यांकन केवल मूल्य निर्धारण का दूसरा नाम नहीं है। शिक्षार्थियों के सीखने के गुणात्मक स्तर को परखना केवल एक बिंदु है। दूसरा, अन्य निष्पत्तियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि मूल्यांकन में कुछ अनपेक्षित बातें ज्ञात हो सकती हैं। इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है? केवल 1 या केवल दूसरा या 1 और 2, दूसरा या ना तो 1 ना ही 2। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा 1 और 2 दोनों, यानी मूल्यांकन केवल मूल्य निर्धारण का दूसरा नाम नहीं है। सही बात है। विद्यार्थियों के सीखने के गुणात्मक स्तर को परखना केवल एक बिंदु है। और अन्य निष्पत्तियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि मूल्यांकन में कुछ अनपेक्षित बातें ज्ञात हो सकती हैं। ठीक है। तो साथियों आज हमने बात की हमारा लगभग 40 प्रश्नों के बाद तो हमने मूल्यांकन से संबंधित 86 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की है। ये साथियों पिछले वीडियो में हमने एक आपसे प्रश्न पूछा था, वो था 39वां प्रश्न। क्वेश्चन यह था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। कई लोगों ने इसका आंसर दिया था, कुछ ही लोगों का सही था। पहला विकल्प था कि एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। दूसरा था छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। या तीसरा था छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि की क्षमता का मूल्यांकन। और चौथा था छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो साथियों जिसका हमारा उत्तर है 39वें प्रश्न का वो है विकल्प नंबर दूसरा, कि छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करना, यह व्यापक का तात्पर्य है। तो हमारा विकल्प नंबर दूसरा यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है। तो साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।